गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पाठ 18 संघर्ष के कारण तुनक मिजाज हो गया। धनराज, ये कौन कह रहा है? धनराज जी। कि वो संघर्ष के कारण तुनक मिजाज का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाना। इस पाठ में हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के बारे में बताया गया है और इस पाठ में उनका साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। साक्षात्कार कहते हैं इंटरव्यू को। इस पाठ में विनीता जी धनराज जी का क्या ले रही हैं? इंटरव्यू ले रही हैं, जिसमें उनके जीवन के बारे में उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं और धनराज ने उनका उत्तर दिया है। अब ये तो हम सब जानते हैं बच्चों कि कोई भी सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके जीवन के पीछे कोई ना कोई संघर्ष की कहानी ज़रूर होती है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसे ही नहीं किसी मुकाम पर पहुंच जाता, उसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो धनराज जी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। सबसे पहले विनीता जी कहती हैं कि उनका जीवन जो है बहुत ही कष्ट साध्य था। मुंबई के जो पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत ही कष्ट साध्य था। तो इस पर धनराज जी कहते हैं कि बचपन मुश्किलों भरा था और बहुत वो कहते हैं कि हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मंगवाकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत ही धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे सबसे पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली थी। तब मैं सिर्फ 16 साल का, देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चों जैसा चेहरा था। वो कहते हैं कि अपनी दुबली पतली जो कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि मुझसे भिड़ने की कोई भी कोशिश नहीं करता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और फिर वो बोरी बिस्तरा बांध कर कहाँ चले गए? मुंबई। अब वो कहते हैं कि मेरे मन में एक उम्मीद जागी थी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। इससे वो बहुत मायूस हो गए, मगर 1 साल बाद ही ऑलविन एशिया कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब विनीता जी दूसरा प्रश्न करती हैं इनसे कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपके स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई हैं? इस पर धनराज जी कहते हैं कि मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था, मतलब कि अच्छा नहीं था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत ही कठिन था। आगे की तो मैं मतलब क्या कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ये उन्होंने हंसते हुए कहा। विनीता जी कहती हैं कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आक्रामक होता है क्रोधित। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा।
मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं। इस पर वो कहते हैं मुझसे लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। साथ ही साथ मैं भावुक इंसान हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। विनीता जी आगे कहती हैं कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो इस पर धनराज जी कहते हैं कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह हैं और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। आगे विनीता जी कहती हैं कि सबसे पहले अपने कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली। मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सोमया और जोक्विम कार्वाल्यो में मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। आगे वो कहते हैं कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। विनीता जी कहती हैं कि हर युवक का सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास पहली कार कब आई? तब वो कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। हॉकी का सितारा धनराज पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता जी कहती हैं कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अब यहाँ पर विनीता जी कहती हैं कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? तो इस पर धनराज जी उत्तर देते हैं कि बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब महसूस हुआ कि कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। तो ये है उनके जीवन की कहानी। इससे हमें पता चलता है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें भी हर परिस्थिति का सामना डटकर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको भी बच्चों ऐसे ही हार्डवर्क करना चाहिए जिससे कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। इसके साथ मैं आपको अब एक PDF सेंड कर रही हूँ बच्चों, जिसमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आपने अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं।